आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक पद यात्रा कर रहे हैं या पद के लिए यात्रा कर रहे हैं, ये तो खैर वही जाने। और मैं तो ये चाहता हूँ कि देश प्रदेश में विपक्ष मजबूत रहेगा तो प्रशासन बहुत अच्छा चलेगा। वो कहते हैं कि मैं न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ। भारत के लोगों को जोड़ना है, उनकी कई ऐसी समस्याएं हैं, उसके लिए शायद वो पद के लिए यात्रा निकालें ताकि वो केंद्र में जब उनकी सरकार बनेगी तो वो उस समस्या को दूर करेंगे। खैर ये तो ख्वाब है, देखने से कोई तकलीफ नहीं है किसी को, मगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम विपक्ष मजबूत रहे। इसलिए कांग्रेस चूँकि पुरानी पार्टी है तो हम भी चाहते हैं कि मजबूत रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और मजबूत के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए, जब तक हमारा विचारधारा ठोस नहीं रहेगा, एक तरफ रहना है जो विचार सही है, जिसको जनता स्वीकारे। वैसे अपने विचार में वो अडिग हैं और देश की जनता उनको दिनों दिन दूर इसलिए कर रही है कि उनके विचार देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव के पहले मैं सुझाव देना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, अगर मैं किसी पार्टी से हूं नहीं, चूँकि सिर्फ विपक्ष मजबूत रहे, मैं यही चाहता हूं, आवाज़ उठनी चाहिए। तो आप ये बताइए कांग्रेस के नेता जी, आप आतंकवादियों का विरोध क्यों नहीं करते जो हमारे देश में आपके शासनकाल में जगह जगह बम फोड़ रहे थे? उनके खिलाफ आप आज भी आवाज़ नहीं उठाते, उस दिन भी नहीं उठाते थे। आपने हमारे सीमा में हमारी देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को ये कह दिया था कि अगर आतंकवादी तुमको मारपीट कर रहे हैं, उनसे बदला नहीं लेना है, बंदूक नहीं चलाना है। ऐसा आपके पार्टी के द्वारा आदेश दिया गया था। सीमा के जो सैनिक हैं बताते हैं, तुलना करते हैं दोनों शासन की। तो आप बताइए कि आप कैसे मजबूत होगे? किसको जोड़ रहे हो? क्या तोड़ रहे हो? सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दें, आप यही चाहते हो। और हमारे खड़गे जी बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। खड़गे जी, आप भी बहुत बड़े, मैं सोचता हूँ कांग्रेस के सबसे उम्रदराज नेता हैं। आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे में वहाँ कितने हिंदू रह गए थे, कितने हिंदुओं के मंदिर थे, सिखों के गुरुद्वारे थे। आज की स्थिति में क्या है, इस पर कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोल रही है? आज भी वहाँ सिखों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर तरह तरह के अत्याचार और यातनाएं दिए जा रहे हैं। कांग्रेस मौन क्यों? देश की जनता जवाब चाहती है। और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी उनको ठिकाने लगा रहे हैं तो आपको दर्द होता है। तो आप तो क्लियर करो कि आप किसके फेवर में हो, भारत के कि पाकिस्तान के। इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, देश की जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है कांग्रेस पर गतिविधि को देख करके। वैसे राहुल जी की पदयात्रा शायद छत्तीसगढ़ में ही आने वाला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी हमारे संभागीय कार्यालय बिलासपुर आए थे, समाचार पत्रों में पढ़ा मैं। उन्होंने बयान दिया है कि
भाजपा में दम नहीं है कि कांग्रेस को ख़त्म कर सके। सही बात है, हम भी इस बात को मानते हैं। खैर मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, मगर बैस जी के बयान का मैं बहुत तारीफ करता हूँ। कांग्रेस को तोड़ने का या ख़त्म करने का ताकत जो राहुल गांधी में है वो किसी में है ही नहीं। पंजाब क्यों गया, छत्तीसगढ़ क्यों गया, गंभीरता से विचार करो प्रदेश अध्यक्ष महोदय। सिर्फ 3 ईवीएम हैं आपके राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पास, इसी कारण गया। खैर ये आपकी पार्टी है, आप अपने ढंग से वो करिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर ये जो आप बोले ना कि भाजपा में दम नहीं है, ये हम भी, देश की जनता भी जानती है कि भाजपा कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर सकती। कांग्रेस को वही लोग करेंगे, कांग्रेस के ही लोग, जो मुखिया। खैर जैसी भी बात है, हारने के बाद आपसी लड़ाई में तो हार जाते हैं और उसके बाद ईवीएम पर ये दोष देते हैं। तो मैं एक पुरानी घटना, खड़गे जी आपको बहुत याद होगा, जिसकी उम्र आज की स्थिति में मैं सोचता हूँ कि 45 के ऊपर होगा, वो इस घटना को जानते हैं। 1975 में इंदिरा जी के विरुद्ध प्रयाग, आज के प्रयाग कहा जा रहा है इलाहाबाद को, तो वहाँ उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था इंदिरा जी के खिलाफ। उनके पराजित प्रत्याशी आदरणीय राजनारायण जी ने दायर किया था कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता है। हाई कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, सही पाया गया और इंदिरा जी की सदस्यता रद्द हो गई। सदस्यता रद्द होने के बाद देश में हड़कंप मच गया, कांग्रेस के नेताओं में और विपक्षियों में। विपक्षी इस्तीफा मांगने लगे, आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। इंदिरा जी ने अपना कैबिनेट का बैठक बुलाया। कैबिनेट में उस समय मोरारजी देसाई, यशवंत राव चौहान, जगजीवन राम जी, ऐसे बड़े बड़े ईमानदार विचारधारा के नेता थे। उन्होंने सलाह दिया कि इंदिरा जी ऐसा करिए, मामला अपन सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं और उसके पहले आप इस्तीफा दे दो ताकि देश की स्थिति खराब ना हो। विपक्ष सब एक हो रहे हैं, आंदोलन करेंगे, देश अशांत होगा। इंदिरा जी मौन थी, कुछ नहीं बोली, बैठक समाप्त कर दिया गया। उसके बाद उनके जो 4-5 सलाहकार थे, धवल जी थे, बंसीलाल जी थे, हमारे छत्तीसगढ़ के विद्याचरण शुक्ला जी थे और रहे होंगे, मगर 3-4 नाम उस समय ज़्यादा आता था। उन्होंने ये सलाह दिया कि इंदिरा जी इस्तीफा नहीं देना है, आंतरिक आपात स्थिति बुला दी जाए और ये जो आंदोलनकारी इनको जेल में डाल दिया जाए। ऐसा उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दिया। कैबिनेट की बैठक की जानकारी पूरे देश को था। वहाँ प्रस्ताव पारित किए, फर्जी प्रस्ताव पारित कर लिया गया, ऐसा बताया जाता है, और कि आज देश में आंतरिक आपात स्थिति लगाई जाए। प्रस्ताव करके फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, उनके पास उस प्रस्ताव को ले गए और उसमें मंत्रियों का दस्तखत था। फर्जी था, सही था, ये बात की बात है, मगर जब 11 बजे 12 बजे रात को उनके पास गए उस प्रस्ताव को लेकर के, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि मैं आवेदन तो रख लेता हूँ और कल वेरिफिकेशन करूँगा ये मंत्रियों का हस्ताक्षर है कि नहीं, उसके बाद आपातकाल कल घोषणा करेंगे। उनके साथ छूमा झटकी हुई, जबरन दस्तखत कराया गया बताते हैं, और उसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा हो गई 25 तारीख को रात को ही। कांग्रेस के जो नेता थे जिन्होंने इंदिरा जी को सलाह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मामला दायर करते हैं, वहाँ के निर्णय आते तक किसी को भी आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसके बाद जैसे आप जीत के आएंगे आप फिर प्रधानमंत्री बन जाना।
तो मोरारजी देसाई को, जगजीवन राम जी को, यशवंतराव चौहान, ऐसे कांग्रेस के 8-10 बड़े केंद्रीय मंत्री थे, उनको उनके बंगले में नज़रबंद करा दिया गया, निकलने नहीं दिया गया। अब ये 19 महीने तक, और उसके बाद देश में जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, विपक्ष पार्टियों का आंदोलन चल रहा था कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो इन्होंने 19 महीने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसको बाद में मीसाबंदी कहा गया। अब ज़्यादा दिन तो रख नहीं सकते थे। 77 में लोकसभा का चुनाव कराना पड़ा उनको, 19 महीने जेल में रखने के बाद। 77 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होता था। अब बताइए, अपने पद को बचाने के लिए इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। जब चुनाव हुआ तो क्या उन्होंने ये व्यवस्था नहीं किया रहा होगा बैलेट पेपर से जीतने के लिए कि मैं जीत के आऊं? गंभीरता से सोचने की बात है। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और पद बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो क्या उन्होंने ऐसा व्यवस्था नहीं किया होगा? मगर जनता जिस दिन बौखला जाती है तो ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो, जनता अपना वोट वही करेगा जहां करना है उसको। तो ईवीएम को दोष मत दो, बैलेट पेपर को उस दिन याद करो। कांग्रेस के अभी बड़े बड़े नेता हैं, सब जानते हैं इस चीज़ को। 77 में क्या हुआ था, बैलेट पेपर से क्यों हारी कांग्रेस? जब पद बचाने के लिए आपातकाल लगा करके 19 महीने अंदर रखा गया विपक्ष को, तो इसके लिए जोड़ तोड़ तो किया गया होगा। तो अपनी गलती को स्वीकारिए। और देश में जितने हमारे विपक्षी पार्टी हैं, देश की जनता जान चुकी है कि ये आतंकवादियों के खिलाफ पता नहीं क्यों नहीं बोलते। यहीं पे विश्वास खत्म हो गया है। और ऐसे तरह तरह के आरोप लगे हैं, इनके केस चल रहे हैं, घपला घोटाले क्या क्या हैं, ये तो देश की जनता सब जानती है, बताने की किसी को बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता है। पाकिस्तान में आज हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ कुछ होता है, क्या इनके जबान क्यों बंद हो जाते हैं? यही कारण है कि विपक्ष पार्टी जो है जनता से दूर होते जा रही है। और ये तो चुनाव पद के लिए यात्रा कर रहे हैं, पद पाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अरे काहे ऐसा कर रहे हो भाई? हम तो देख रहे हैं 9 साल से, सिवाय आपको चुन के जनता भेजती है वहाँ बहिष्कार करते हो आप। बहाना चाहिए। अरे भाई वहाँ बैठो, वहाँ डिस्कस करो, सत्ताधारी को नीचा दिखाने की कोशिश करो, प्रूफ लाओ। कुछ नहीं, बस थोड़ा ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हम बहिष्कार। देश के आर्थिक स्थिति कमज़ोर करना चाहते हो आप? करोड़ों रुपये खर्च होता है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, उसी को जानता हूँ। और देश हित की आप बात करते हो? कितना करोड़ आपने 9 साल में ख़त्म किया होगा बहिष्कार करके? क्या निर्णय हुआ उसमें? इसका जवाब कौन देगा? यही कारण है कि जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। अभी भी समय है, सुधरना है, सुधर जाओ। आतंकवादियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। हिंदू और सिखों के खिलाफ जो पाकिस्तान में आज घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ बोलना सीख जाओ। और अपनी पुरानी गलती के लिए देश की जनता से के सामने शपथ पत्र प्रस्तुत करो कि हम अब आगे चल के कोई गलती नहीं करेंगे। तो हो सकता है विपक्ष पार्टी का कुछ सुधार हो सकता है, और नहीं तो मेरे को नहीं लगता। बाकी आप मेरा बात माने न माने, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ विपक्ष मजबूत रहे, ताकि सत्ताधारी दल के खिलाफ आवाज़ उठती रहे। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।